हिसाब दिया जाए। हमने बहुत हिसाब दिए हैं, अदलिया हमें बताती है कि हम मुज़ाकरात करें, वो खुद बैठ के पहले मुज़ाकरात करें। ये पाकिस्तान का आइन तबाह करने को तुले हुए हैं, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को तबाह कर रहे हैं। अब ये नहीं हो सकता आप रोज इस्तीफा दें, हम आपके इस्तीफे को गोद में लेके उसको लोरी देते रहें, फिर इस्तीफे वापस कर दें। डिफाइंस का वो फैसला कर चुके हैं और एरोगेंस का वो मुजाहिरा कर चुके हैं। सियासत में रास्ते बनाए जाते हैं, दरवाजे खोले जाते हैं, बंद नहीं किए जाते। वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। फिर मुज़ाकरात के 3 राउंड्स बेनतीजा ख़त्म हो गए हैं। गो के मुज़ाकरात के माहौल और मुल्क में एक ही रोज़ इंतखाबात करवाने के मामले पर फ़रीक़ैन में इत्तफ़ाक नज़र आया। ताहम इंतखाबात की तारीख पर दोनों साइड्स में डेडलॉक बरकरार है। अब ऐसी सूरत हाल में 14 मई को पंजाब के लिए इंतखाबात की तारीख का काबिल अमल नज़र नहीं आ रही। गो के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 14 मई के फैसले को अदालत लेकर नहीं बैठी रहेगी और आइन पर अमल दरामद कराएगी। मगर सवाल फिर वही है कि मौजूदा सियासी माहौल में अदालत के फैसले पर अमल दरामद कैसे हो पाएगा। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ फॉर्मर स्पीकर असद कैसर साहब जो हैं वो मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो इस वक्त मुज़ाकरात हैं क्या ये आगे अगले राउंड में जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो सिचुएशन नज़र आ रही है एक डेडलॉक बरकरार है। दोनों साइडों ने इस चीज़ पर तो इत्तफाक किया है कि मुज़ाकरात जो हैं वो एक ही दिन होने चाहिए, लेकिन वो दिन क्या होगा उस पर अभी तक जो है वो एक कन्फ्यूजन पाई जाती है। अगेन नून लीग के अंदर भी 2 ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं, 2 वाज़े जो हैं वो डिवाइड नज़र आ रही है। बात करेंगे असद कैसर साहब से। असद कैसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। असद कैसर साहब, ये बताइए कि अब दोनों साइडों ने जो है वो रिपोर्ट्स दे दी हैं, दोनों साइडों ने, आपने भी दे दी, साथ ही साथ जो है वो PDM ने भी जो है दे दी, कोalition गवर्नमेंट ने रादर जो है वो दे दी है। इनकन्क्लूसिव रही हैं चीज़ें, अभी तक चीज़ें इनकन्क्लूसिव हैं। आप क्या ये बता सकते हैं कि अगला राउंड क्या होने जा रहा है मुज़ाकरात का, या मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं और अब सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला है उसी पे जो है वो अमल दरामद करवानी है? नहीं, अभी तो मजीद मुज़ाकरात की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। आपने अभी खुद भी कहा है कि मुस्लिम लीग जो है ना, एक तरफ साद रफीक और ये लोग आते हैं मुज़ाकरात करते हैं, और दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ और जो उसका दूसरा है और वो तकरीरें करते हैं सिडनी में, और फिर मौलवी दूसरी बात करते हैं। तो ये मजाक नहीं बल्कि मुज़ाकरात नहीं बल्कि मजाक कर रहे हैं, कोई संजीदगी नहीं है। हम समझते हैं, हमने तो मतलब जो उनकी डिमांड्स थे हमने उसको एग्री कर लिया। उन्होंने कहा केयरटेकर गवर्नमेंट होनी चाहिए, हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा 1 दिन होनी चाहिए, हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि जब इलेक्शन हो वो जो है ना सबको काबिल कबूल, हमने कहा ठीक है। हमने कहा कि एक काम करे कि 14 से पहले असेंबली तोड़ दे, और उसकी बुनियादी रीजन ये है कि जब ये असेंबली बजट पेश करेगी तो वो बजट तो बहुत कंप्रोमाइज बजट होगी, वो तो इलेक्शनियरिंग बजट होगी, वो हकीकत से बहुत जो है ना मुख्तलिफ होगी। मतलब वो सिर्फ ये अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो की ये जो है ना ऐसे ऐसे दावे नारे करेंगे कि वो प्रैक्टिकली नहीं होंगी। तो हम समझते हैं कि इस हुकूमत को बजट पेश नहीं करना चाहिए। बजट जो आइंदा असेंबली आए, जो भी असेंबली आए, जिसकी भी हुकूमत हो, जिसकी भी मैंडेट हो, वो आइंदा बजट पेश करे। इनके पास ये इख्तियार नहीं है, क्योंकि ये असेंबली ऑलरेडी 5 बजट पेश कर चुके हैं। 6ठा बजट जो है असेंबली का मैंडेट भी नहीं। सही। अच्छा, एक और चीज़ की मैं चाहूँगी कि आप अगर वजाहत कर दें। अगेन ये डायलॉग प्रोसेस जो है इसने बड़े अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो देखे हैं। शुरू जब हुआ तो इनिशियली आप और खटक साहब जो हैं वो लीड कर रहे थे, उसके बाद ये कहा गया, इमरान खान साहब की तरफ से कहा गया कि जी मैंडेट आपको नहीं दिया गया, मुज़ाकराती कमेटी जो है वो मुश्तमिल होगी शाह महमूद कुरैशी पे, अली साहब पे और फवाद चौधरी साहब पर। उस पर जो है वो एक रद्द अमल जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी दिया है। ज़रा सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। प्रोड्यूसर साहब ज़रा सुनवा दीजिए, फिर आगे चलती हूँ। हमारे जो साथी, जो पुराने साथी जो है वो आए थे मुज़ाकरात करने। मेरी इत्तला है कि वो बाई एंड लार्ज जो है उन्होंने हमारे मौक़िफ़ के साथ जो है ना वो एग्रीमेंट किया, जो हमने बात की। लेकिन उन्होंने अपनी बेबसी का इजहार किया था कि हमारा जो लीडर है जिसका नाम इमरान खान है वो नहीं मानता। अदरवाइज जो बात यहाँ पे मुज़ाकरात में जो तय पाई है या डिस्कशन में हुई है, वो सारी जो है ना उससे बाई एंड लार्ज जो है उनकी रजामंदी या उनकी रजा या उनके एग्रीमेंट जो था उसका इजहार उन्होंने किया।
अच्छा, एक तो चीज़ ज़रा ये क्लैरिफाई कर दीजिए कैसे साहब कि क्या आप लोगों को मैंडेट दिया गया था खान साहब की तरफ से या आप खुद ही जो है वो मुज़ाकरात के लिए गए थे? देखिए, सबसे पहले तो हमने मुज़ाकरात कोई नहीं किए ना। मैं आपको बताऊँ कैटेगरिकली कि हम तो कश्मीर में थे। आपको पता है कश्मीर इशू में मैं और प्रोफेसर उधर थे। यहाँ खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी को असाइनमेंट दी थी। मैं कश्मीर से सीधा आया स्वाबी, तो स्वाबी मुझे आया सादिक ने फ़ोन किया, तो मैंने कम्युनिकेट किया उसको कि और उसको हमने बताया कि आप जो है ना ये लोग इनके साथ आप बात करें और हम जो जिसका जो मौक़िफ़ है वो कोर्ट पे अपना मौक़िफ़ पेश करें। इसके बाद हमारी मुलाकात एक हुई उधर प्रोफेसर साहब की जो मिसेस की फौजी के ऊपर, वहाँ साद रफीक साहब और सादिक साहब आए थे। तो उन्होंने मतलब वहाँ तो फौज की थी, कोई मुलाकात की नहीं, वहाँ फातिहा पढ़ रहा। तो उधर उन्होंने, मुझे बहुत अफसोस है कि उन्होंने इसको कोर्ट किया कि हमारी मुलाकात हुई। भाई हम तो फातिहा में मिले, परवेज़ इलाही साहब भी थी, मैं भी था, कोई 4-5 और मैंने भी थे, काफी लोग थे, मतलब काफी लोग थे। तो हाथ मिला दिया और मैंने उसको कहा कि आपने जब भी रब्ता करना तो शाह महमूद कुरैशी को। तो कोर्ट में उन्होंने कहा कि हमारी मुज़ाकरात उसकी हुई और वो कहते हैं कि जो कोर्ट में उन्होंने बयान दिया वो कम्प्लीटली गलत बयानी उन्होंने की। और अब तो ख्वाजा साहब कह रहे हैं तो हमारी तो मैं तो किसी मुज़ाकरात टीम का ऐसा ही नहीं रहा। मतलब हम तो कोई मुज़ाकरात अपनी नहीं की, और उसकी गलत फहमी पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं। अच्छा, ख्वाजा साहब गलत बयानी कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए सर, आपने अगेन इस वक्त जो सिचुएशन नज़र आ रही है, मुज़ाकरात आप कह रहे हैं कि अगला राउंड नहीं होगा, शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि हीले बहानों से जो है वो काम लिया जा रहा है, आप भी ये कह रहे हैं अगला राउंड की कोई ज़रूरत नहीं है। कोर्ट ऑब्वियसली 14 का जो है वो कोर्ट ऑर्डर बरकरार है, कोर्ट भी अपना ये कह रही है कि जी हम बैठे नहीं रहेंगे, हम आगे जो है वो आइन की तरफ जो है रुजू करेंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ इस वक्त ये हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो एक कोलिशन पाथ पर जो है वो नज़र आ रही है। पैसे अगर मुख्तस हो भी जाते हैं आगे नहीं आएंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी जो है वो मजूली जो है वो उसका इजहार कर दिया है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं सिचुएशन कैसी है। इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ कह रहा है कि जी हम 8 अक्टूबर से पहले नहीं कराएंगे, मैंडेट नहीं है सुप्रीम कोर्ट का डेट देने का। तो इलेक्शन होते हुए नज़र तो नहीं आ रहे। आपका अगली जो हिकमत अमली है वो क्या होगी? असद कैसे साहब से जो है लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है। एक दफ़ा एक छोटी सी जो है वो ब्रेक की तरफ जो है वो जाते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सब राब्ता मुनक़ता होने से पहले मैं ये आपसे पूछ रही थी कि जो 14 का ऑर्डर है वो तो बरकरार है कोर्ट का, कोर्ट अपना माइंड बता चुकी है, आप भी जो है वो कह रहे हैं कि कोर्ट का ऑर्डर जो है वो फील्ड में है। लेकिन दूसरी साइड पे हाँ कोलिशन गवर्नमेंट हो, इलेक्शन कमीशन हो, बाकी इदारे हो, कोई इस पर रजामंदी किसी की नज़र नहीं आ रही। ऐसे में इलेक्शन 14 को होते तो नज़र नहीं आ रहे, आपका अगला लाएअमल क्या होगा? देखिए, ये तो बेसिकली फिर अगर ये नहीं होता तो इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने मतलब वायलेट किया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट गए, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म किया है। तो फिर तो मुल्क में कोई कानून कोई आइन नहीं होगा, फिर तो अनारकी है। और अनारकी में जो होता है, मुझे अफसोस है कि हम ये लोग जो जिस तरह सोचते हैं इसको जाती वफाद और अपनी सियासी वफाद ज्यादा इंटरेस्ट है, मुल्क की वफाद नहीं इंटरेस्ट। तो हम इंशाअल्लाह ताला कौमी वफाद के खातिर हर हद तक जाएंगे। इस मुल्क को जनरल बनाना रिपब्लिक नहीं बनने देंगे, इस हुकूमत को बजट पेश नहीं करने देंगे। उसके लिए जहाँ तक हो, जिस हद तक हो, हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। अपना कॉन्स्टिट्यूशन राइट है हमारा, हम लोगों के पास जाएंगे। हम किसान, मजदूर, स्टूडेंट, खवातीन और जो ताजिर, ट्रांसपोर्टर सबको निकालेंगे और एक फैसलाकुन जंग लड़ेंगे ताकि मुल्क में आइन। माजरत के साथ असद कैसे साहब, आपने 126 दिन का धरना भी दिया, उसके बाद बहुत सारे ऐसे मौके आए, 2017 में भी इस तरह का मौके आए कि जी ये था कि जी इस हुकूमत से जान छुड़ाई जाए वगैरह वगैरह। लेकिन क्या असेंबली के अंदर एहतजाज हो, क्या असेंबली के बाहर एहतजाज हो, वो नतीजा खेज नज़र नहीं आता उस तरह। और इस वक्त ये भी कहा जाता है कि उस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं
वो बहुत मुख्तलिफ थी। आपके साथ जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो उस वक्त मैच कर रही थी, इदारे उस वक्त आपके साथ थे। ये एक बात की जाती है और इस वक्त हुकूमत का जो कॉन्फिडेंस है वो भी इस चीज़ पे आ रहा है कि इस वक्त आपको वो सारी सपोर्ट हासिल नहीं है। लेकिन इस वक्त जो हमें अल्लाह के फजल से जो अवामी सपोर्ट है ना, वो पाकिस्तान की तारीख का एक, मैं समझता हूँ कि किसी लीडर को इतनी ज्यादा अवामी हमायत नहीं हासिल इस वक्त जो इमरान खान को है, तरीके साहब को है। इंशाल्लाह ये एक इनकलाब है, जो इसके रास्ते में आएगा वो बहेगा, वो जो है इनकलाब की नजर होगा। कोई रुकावट, हम किसी भी सूरत में मुल्क में जो है ना अनारकी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि इस ताकत को और इस कुव्वत को हम इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क को तरक्की के लिए, इस मुल्क में अमन की बहाली के लिए और इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए इस्तेमाल करें। असद साहब, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक, लेकिन 25 मई का वाक़या हम सबके सामने है। उस वक्त तो पंजाब हुकूमत आपके पास थी, आपको उस तरह चीज़ें जो हैं, पंजाब हुकूमत भी आपके पास थी, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट भी आपके पास थी, कश्मीर GB, चारों हुकूमतें आपके पास थी। तो आप ये ताना दिया करते थे कि 27 किलोमीटर की रेडियस वाली हुकूमत हमें किस तरह डिक्टेट करेगी, लेकिन उस दिन जो हुआ वो हमारे सामने है। इस वक्त पंजाब में जिस तरह सिचुएशन चल रही है, आपने देखा उस दिन परवेज़ इलाही साहब के घर पे क्या हुआ, खुद खान साहब के घर पे क्या हुआ। ऐसे में आपको लगता है कि आप मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, हम जद्दोजहद कर रहे हैं, हमारी स्ट्रगल है, इसमें तो अप्स एंड डाउन आते हैं, हालात भी आती है, मुश्किलात भी आती है और तकलीफ भी आती है। हमने सब कुछ को कबूल किया है और ये जो एक हमारा मुसलसल जद्दोजहद है। मतलब एक बात मैं बिल्कुल वाज़ेह करूं कि हमने तकना नहीं है, हम न थकेंगे न लेकिन इलेक्शन मिलेंगे आपको। बेसिक हदफ तो ये है ना कि इलेक्शन वक्त से पहले जो है वो मिले, जिस तरह आप जो चाह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली जिस तरह आप चाह रहे हैं। क्या आपको वो अमलन नजर आ रहे हैं, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, लुकिंग एट द ग्राउंड रियलिटीज? मैं बिल्कुल समझता हूँ कि इंशाल्लाह इलेक्शन भी मिलेंगे, इसको मजीद नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ना वायलेट किया तो फिर आर्टिकल 6 हम इंशाल्लाह जाएंगे कोर्ट में, आर्टिकल 6 के लिए जाएंगे और उसके खिलाफ जो है ना आर्टिकल 6 के लिए। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि इस वक्त जो बात की जा रही है बज़ाहिरन 14 मई और 14 अगस्त में, जब 14 अगस्त को असेंबलीज जो है वो नेशनल असेंबली जो है उसकी मुद्दत पूरी हो जाएगी और वो तहलील हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो उसमें 4 महीने का डिफरेंस लग रहा है। बज़ाहिरन तो इतना ज़्यादा जो है वो कोई डिफरेंस नहीं है, और जिस तरह हुकूमत इस वक्त अनपॉपुलर हो रही है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है क्योंकि डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो वो अनपॉपुलर हो रहे हैं, तो खान साहब का ग्राफ ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में क्यों आप बज़िद हैं कि अभी आपको जो है चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनली तो एक और चीज़, लेकिन क्या ये भी वजह है, ये भी कहा जा रहा है कि सितंबर में जो अहम तब्दीलियाँ होनी हैं उससे पहले आप चाहते हैं कि ये इलेक्शंस हो जाएं क्योंकि आप उससे फैसिलिटेट होते हैं? नहीं, हम बेसिकली चाहते हैं कि हुकूमत बजट ना पेश करे, तो इसके पास पेंडेंट नहीं है, ये आउट गोइंग असेंबली है, अभी इनका टाइम खत्म हो गया है। और दूसरी है कि अधूरी असेंबली है, यहाँ जो है ना तकरीबन 45-50% पाकिस्तानी जो है ना वो नुमाइंदगी से महरूम है, और उस सूरत हाल में कैसे ये बजट पेश करेंगे। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि अपोजिशन और हुकूमत एक ही है, जो अपोजिशन है वो भी उस पार्टी में और जो हुकूमत, मतलब ये ड्रामा है ना, ये पार्लियामेंट तो नहीं है। इसको आप पार्लियामेंट कहेंगे तो ये बिल्कुल पार्लियामेंट की तौहीन है। पार्लियामेंट इस तरह होती है कि जो तकरीर करे प्राइम मिनिस्टर और जो अपोजिशन लीडर वो उसके डेस्क में जाए और वो उसके क्या कभी कभी गिल्ला करे कि ये हम भी किसी वक्त जो है ना आशना थे। देखिए ये है, और फिर वो लौटा जो है ना। लेकिन ये मौका तो आपने दिया ना, आप अगर असेंबली से ना जाते, गो के आज आप वापस आना चाह रहे हैं, अगर आप असेंबली से ना जाते तो आप एक टफ टाइम दे सकते थे। आप समझते हैं रेट्रोस्पेक्ट में वो गलत फैसला था? नहीं, मैं समझता हूँ कि हालात के मुताबिक फैसले होते हैं, कभी हालात एक तरह होते हैं तो उसके मुताबिक आपने डिसीजन को दी। हम पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिक्स में आपने जो है ना हालात के मुताबिक डिसीजन लेने होते हैं। जो हमने उस वक्त फैसला दिया था वो बिल्कुल सही था और उसके असरात आए हैं, और उस वक्त जो हमारे साथ तो लेकिन माजरत के साथ अगर मैं समझना चाहूँ उसके क्या असरात आए हैं, इस वक्त आपका जो इस वक्त बज़ाहिरन तो आपकी पार्टी से है राजा रियाज साहब, वो एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, खुद ही आपने बता दिया वो क्या रोल अदा कर रहे हैं। जो वो चाहते हैं अपनी मर्जी की जो है वो लेजिस्लेशन पास हो रही है, कोई उनकी रुकावट नहीं है, कोई इम्पेडिमेंट नहीं है, तो क्या उसके क्या असरात आ रहे हैं सर? ये लेजिस्लेशन को कौन मानेगा? इस लेजिस्लेशन की जो है ना कोई मॉरल
अथॉरिटी, देखो एक मॉरल अथॉरिटी होती है ना, सिर्फ लीगल अथॉरिटी नहीं होती। लीगल अथॉरिटी के साथ आपकी मॉरल अथॉरिटी होती है। जब मॉरल अथॉरिटी आप लूज कर ले तो फिर आप जितनी लेजिस्लेशन सर, लेकिन वो मॉरल अथॉरिटी बेशक आप लूज कर लें, लीगल अथॉरिटी जो है वो अगर बरकरार है तो अनफॉर्चुनेटली जो है वो लॉ तो यही देखता है ना सर। इंशाल्लाह लॉ तो देखिएगा, कोर्ट में हम जाएंगे। अभी हमने कोर्ट में जो केस गया हुआ है उसमें भी ये बात हो रही है, जो खासकर जो इन्होंने अमेंडमेंट लेके आए हैं, जो जुडिशियल रिफॉर्म के नाम से ये कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। हाँ जी जी, उसमें भी इसकी क्या पोजीशन रह गई है, कोर्ट में सब कुछ देखा जाएगा कि पार्लियामेंट की खुद क्या इज्जत है। यहाँ जो है इस वक्त नुमाइंदगी पूरे पाकिस्तान की नहीं है। जब पूरी पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं है तो फिर कैसे इस कानून को जो ना आप लेकिन इस्तीफे देके तो आप खुद बाहर गए ना, ये तो नहीं हुआ कि आपको किसी ने जबरदस्ती जो है वो बाहर निकाला। इस्तीफे देके तो आप खुद बाहर गए, तो ठीक है वो वो हमारी स्ट्रेटेजी थी और अपनी स्ट्रेटेजी पे अभी स्टैंड करते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी ठीक थी। आपकी स्ट्रेटेजी वो ठीक थी, तो फिर आप वापस क्यों आना चाह रहे हैं सर? देखिए हालात के मुताबिक आपको काम करना होता है ना, कि तो हालात बदल जाते हैं, सिचुएशन बदल जाती है, हकायक बदल जाते हैं, रियलिटी मतलब अब अकॉर्डिंगली आपने डिसीजन करने होते हैं। तो हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम हालात के मुताबिक तो पंजाब और केपी वाला भी फिर आपका फैसला ठीक था? आप समझते हैं ठीक फैसला था असेंबली से तहलील करने का? बिल्कुल ठीक फैसला था, क्योंकि पंजाब में और केपी के में इन्होंने हमारे पूरे फंड रोक देते, यानी केपी के में इन्होंने हमारा 8 आरों का हमारी जो, तो ये खालिस्तान फिर आपका ही फैसला था पंजाब और केपी वाला? हाँ बिल्कुल। और मैं बताऊँ ना कि हमारी तो फिर सर खान साहब ये क्यों कह रहे हैं कि बाजवा साहब ने मुझे कहा था, उनके कहने पे मैंने तहलील की है असेंबली से? उसने आपने अगर उसकी पूरी स्टेटमेंट पढ़ लें मैडम, आप दिखा रहे खान साहब की स्टेटमेंट आपने दिखाया उसके ऊपर, उसमें बिल्कुल कैटेगरी करा। उसने कहा है कि ये तो मुस्लिम लीग भी कहती थी, पीपल पार्टी भी कहती थी, मौलवी भी कहती थी और बाजवा भी कहते थे, तो हमने सिंपली तोड़ दी। तो आपने एक पॉइंट निकाला है, तो उसको तमहीद के तौर पर बात की। तो आप ही समझते हैं ये बिल्कुल फैसला सही था कि क्योंकि परवेज इलाही साहब भी ये बात कर रहे हैं, अभी भी बात करते हैं, तो जब फवाद चौधरी साहब अरेस्ट हुए तो उन्होंने कहा ये पहले अरेस्ट हो जाते तो शायद असेंबली जो है वो बच जाती। तो आज भी आप रेट्रोस्पेक्टिवली समझते हैं फैसला बिल्कुल ठीक था? बिल्कुल ठीक था, क्योंकि अगर हम ना करते तो ये हमें केपीके में और पंजाब में, यानी अभी केपीके में उन्होंने हमारे सारे फंड लिए। जब हम थे ये फरवरी की बात कर रहा हूँ, जो जनवरी की, तो उस वक्त हमारे कोई उन्होंने रोके रखे थे कोई 120 बिलियन रुपीज उन्होंने रोके रखे। तो मतलब ये हमारे हमें कोलैप्स करना चाहते थे, तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। अच्छा, आप किस तरह देख रहे हैं आज नूर आलम साहब की जो है वो तकरीर आपने भी सुनी होगी। उन्होंने कहा है कि जी मैं जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर है सुप्रीम कोर्ट का, उसको जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने जो है वो पेश होना चाहिए, और अगर नहीं आएंगे तो मैं उनके अरेस्ट वारंट जो है वो जारी कर दूंगा। आप इस बयान को किस तरह देख रहे हैं? इसका कोई बात कानूनी हैसियत नहीं है, न उसको समझे, और मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता कि वो उसकी, लेकिन वो तकरीर करता तो ठीक है, बातें कर सकता है, कानूनी तौर पर लीगली इसकी कोई पोजीशन नहीं। लीगली तो नहीं, तो वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास मैंडेट तो है सर। आर्टिकल देखो, सबसे पहले तो ये कि आर्टिकल 68 के तहत आप जजेस की कंटेक्ट बात नहीं कर सकते। असेंबली में जो है स्पीकर साहब से कैसे लोगों को बात करनी थी, करारदादें पास हो रही है, जो तस्दीक हो रही है, और जैसे मैं क्या इसको कहूँ, अल्फाज मेरे पास मुनासिब नहीं है कि मैं कमेंट्स करूँ, लेकिन नासमझ कहूँगा कि नासमझ लोग जो इस्तेमाल होते हैं और वो सोचते हैं इस तकरीरों से जो है ना उसकी कट काट बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी, बल्कि उसकी अपनी कट काट जो है छोटी होगी। तो ये सिर्फ तकरीर बकरीर, प्रैक्टिकली इस पर कोई रिजल्ट नहीं हो सकता। अच्छा, ये बताइए सर, इस वक्त हुकूमत की तरफ से ये इल्ज़ाम आ रहा है, क्योंकि कल आज बल्कि तशरीफ़ ले आए हैं चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो है वो तशरीफ़ ले आए हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट एक राउंड जो है वो होने वाला है जिसमें ट्राईलैटरल डायलॉग जो है वो होना है, अफ़गानिस्तान पर होना है। उसमें उस माहौल में आप रैलीज़ निकाल रहे हैं, तो हुकूमत कह रही है ये जान के आप जो है वो एनआरकी की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। माजी में भी आपने दौरा आपकी वजह से जो है, जब आपका 126 दिन का धरना हुआ तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट का दौरा मनसूख करना पड़ा, तो ये आप जानबूझकर एनआरकी फैलाना चाहते हैं?
नहीं, हमारा तो पहले से तस्वीर प्रोग्राम था, हमें इसका पता भी नहीं है। हम चाइनी फॉरेन मिनिस्टर को वेलकम करते हैं और हम बिल्कुल इसकी रिस्पेक्ट करते हैं और उसको हम बहुत हाईली मतलब इसको रिस्पेक्ट देते हैं और हम समझते हैं कि जो सीपेक का हमारा एग्रीमेंट है इसको मजीद स्ट्रेंथन होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर क्या बेहतर नहीं होता कि रैली जो है ये मनसूख हो जाती ताकि एक दिन जो है ये इस तरह ना नजर आए कि हुकूमत और अपोजिशन जो है टकराव की तरफ जो है गामजन है? बिकॉज आपने देखा है माजी में जब भी निकले हैं कुछ ना कुछ हुआ ही है, कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ कोई सामने आई है, तसादुम जो है वो नजर आया है। क्या बेटा पर उसको पता नहीं है, वो चाइनीज हुकूमत को एम्बेसी है, उनको पता है कि जो कुछ हो रहा है। हम पूरा तरीके से कर रहे हैं और हम क्या बड़े हम तो कोई छोटी छोटी हमने कौंसिल के लेवल पे और वो 5 बजे शाम 5 बजे जो है ना छोटे छोटे इवेंट्स हैं ताकि हम सिर्फ दिखाए कि हम चीफ जस्टिस के साथ हैं। वो हमारे 1 घंटे का इवेंट होगा, हर कौंसिल में 1 घंटे का इवेंट होगा और कौंसिल के लेवल पे होगा। अच्छा, तो आप इसको मनसूख नहीं कर रहे। आखिर में सिर्फ ये बता दीजिए सर कैसे साहब, जो ये सुप्रीम कोर्ट में जो 184(3) के फैसले हैं उन पर जो रिव्यू का जो सेनेट से जो फैसला आया है, सेनेट से जो बिल पास हुआ है, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? सॉरी मैं नहीं समझा। सुप्रीम कोर्ट के जो 184(3) के हवाले से जो रिव्यू में चेंजेस आई हैं, जिसमें ऑब्वियसली ये कहा गया है कि जी रिव्यू जब ये बिल पास हो जाए तो उसके 60 दिन के बाद जो है वो रिव्यू फाइल किया जा सकता है। 184(3) में जो फैसले आए हैं उसको किस तरह देख रहे हैं जो सेनेट से आज बिल पास हुआ है? अच्छा, मैंने उसकी पूरी डिटेल से मैंने नहीं पढ़ा। हम तो समझते हैं कि ये सारी बनगीती बुनियाद पे है, ये नवाज शरीफ को के लिए रास्ता खोलना चाहते हैं, उसके लिए कोई रास्ता बनाना चाहते हैं। इसका कोई इससे अदालत की रिफॉर्म से ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी मकासद के लिए इसके किस्म के अमेंडमेंट ला रहे हैं जो कि काबिल मजम्मत है और हम जो है ना इसकी हर लेवल पर मजम्मत करेंगे। अच्छा, इसमें अभी जो एक सिचुएशन नज़र आ रही है कि एक तरफ मरीम साहिबा की तकरीरें, पलड़े के दोनों हिस्से जो हैं वो बराबर होने चाहिए, तराजू के दोनों पलड़े जो हैं वो बराबर होने चाहिए, साथ ही साथ जो है वो ये 184(3) वाला रिव्यू का जो है वो नज़र आ रहा है, और उसके साथ साथ जो तोशा खाना में फ़र्द जुर्म आयद होनी है 10 तारीख को इमरान खान साहब पर। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं 10 तारीख की? हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है ये तोशाखाना कर रहे हैं, तो तोशाखाना में तो अब सब इनकी गणियाँ नहीं है, इसकी तो मार्सबीज है और उनकी तो क्या क्या चीज़ें निकल आएगी। तो ये तो मतलब अगर कोई इस किस्म के फैसला करेगा तो क्या सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि ये मुल्क को अनारकी की तरफ लेके जाना चाहते हैं। आपका ख्याल है बैलेंसिंग होगी? जी, आपका ख्याल है बैलेंसिंग होगी? नहीं, जो कोशिश करे, जो भी कोशिश करे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला इमरान खान को सुरखरू करेगा। नहीं, लेकिन अगर इमरान खान साहब इसमें जो है वो कन्विक्ट हो जाते हैं और उन पे जो है वो कोई पाबंदी लग जाती है, तो आपका क्या ख्याल है कि इस फैसले को किस तरह देखते हैं? क्या ये बैलेंसिंग होगी? नहीं, मैं क्यों इसके प्रिज्यूम करूं, मैं समझता हूँ नहीं होगा, इंशाल्लाह होगा ही नहीं। चलें, ऑन दैट नोट प्रोग्राम का ये सेगमेंट जो है यहीं पे कंक्लूड करते हैं। असद कैसी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनसे पूछेंगे उनकी पार्टी के अंदर हो क्या रहा है। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर तो बहुत मुफाहमत की जो है वो रवैया अपनाती है, मगर सुप्रीम कोर्ट से बाहर या ऐवान में इंतहाई मज़ामती रवैया इख्तियार करती है। और हुकूमत ने यही चलन जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से भी इख्तियार किए रखे कि मुज़ाकराती कमेटी तो माहौल को मुस्बत करार दे रही थी, मगर PMLN के सरकर्दा रहनुमा मुज़ाकरात के सिरे से मुखालिफ थे। इस सूरत हाल पर PTI के 2 इल्ज़ामात थे, एक ये कि PMLN गुड कॉप बैड कॉप की पुरानी रविश कायम रखी हुई है, और दूसरा ये भी कि PMLN के अपने रैंक एंड फाइल में रवायती ग्रुपिंग है और कुछ लोग शहबाज शरीफ साहब को नाअहल करवाना चाहते हैं। क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो इसकी जो मुज़ाकरात हैं, क्या यही वजह है कि मुज़ाकरात जो हैं ये नतीजा खेज़ नहीं हो रहे? इस पर बात करेंगे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे प्रोग्राम में बड़े दिनों बाद जो है वो तशरीफ़ लाए हैं।
वेलकम बैक जुबैर साहब। और जुबैर साहब ये बताइए कि डार साहब को आज हम सुन रहे थे तो डार साहब कह रहे थे कि वी आर वेरी क्लोज टू रीचिंग अ कंसेंसस। शाह महमूद कुरैशी साहब को सुन रहे थे तो वो कह रहे हैं कि जी हुकूमत हीले बहानों से जो है वो काम ले रही है। डी डे इज ट्यूसडे 9th ऑफ मई, क्या होगा? क्या और राउंड्स आप देख रहे हैं मुज़ाकरात के, या बस राउंड्स अब ख़त्म हो गए और अब जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट से कुछ होगा? मेरा ख्याल है डार साहब अगर कोई पॉजिटिव नोट पर कोई बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनको ज़्यादा पता होगा। लेकिन ये जो आपने बात की गुड कॉप बैड कॉप, वो आपकी बात सही है, वो हर पार्टी में होता है, इवन पीटीआई में भी है। उधर भी हॉक्स हैं लेड बाय इमरान खान जो नहीं चाहते थे कि बातचीत हो, और बहुत से ऐसे दूसरे लोग हैं जो कि समझते थे कि एक साल हमने बड़ी एफर्ट कर ली है स्ट्रीट के थ्रू पावर अपनी दिखाने की और हुकूमत को पछाड़ने की, एंड दैट इज़ नॉट वर्कड एंड देयरफॉर एज अ लास्ट रिजॉर्ट के कुछ पीटीआई में हल्के ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार ये मई 14 का तो जाहिर है प्रैक्टिकली इट्स इम्पॉसिबल, तो कम से कम अक्टूबर का तो इंश्योर कर लें कि इलेक्शन हो और फ्री एंड फेयर हो एंड सो ऑन। इसी तरह से हमारी पार्टी में भी जाहिर है दो राय थी बातचीत के हवाले से। आप सही कह रही हैं, एक ग्रुप था जो समझता था कि बातचीत करना इमरान खान के साथ इम्पॉसिबल है और उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरी राय भी थी जो मैं भी शेयर करता हूँ कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट PMLN और PTI। पाकिस्तान में के जो अवाम है 22-23 करोड़, वो उनकी नज़रें किस तरफ हैं, उनके लिए जो मुश्किलात हैं उनका हल वो किस की तरफ देख रहे हैं, वो पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं। और वो अगर ये देखते हैं और महसूस करते हैं कि ये तो इनको अवाम से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है और ये तो आपस में बात भी नहीं करने के लिए तैयार, तो उससे तो पाकिस्तान विल फर्दर पुश टुवर्ड्स मोर अनार्की एंड मोर मेहम और ज़्यादा तबाही होगी। तो वो कम से कम आपको ये तो शो करना पड़ता है कि आप एक किसी मसले का हल भी चाहते हैं और उसके लिए आप बातचीत करने के लिए तैयार हुए। और इस कोशिश के साथ कि जो हमारा मंतक है, जो हम सब बिलीव करते हैं कि इलेक्शन एक ही दिन में होने के क्या एडवांटेजेस हैं और एक दिन में ना होने के मुख्तलिफ डेट्स में होने के क्या नुकसानात हैं, और जो दूसरे चीज़ें हैं कि जिससे इट्स नॉट जस्ट कि लोग आके वोट डालें, बट उससे जो पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो है उसको एक्सेप्टेबिलिटी उसकी कैसे बनवा सके, तो उसकी चीज़ें टर्म्स तो पहले सेट होनी है ना, कि ताकि ये ना हो कि बाद में जाके लड़ाई झगड़े और ज़्यादा हों और कुछ नतीजा ना निकले। और ये सारी चीज़ें तो मेरा ख्याल है उसमें इतना अजीब बात नहीं जी। अच्छा, लेकिन PTI में लोग इसको बहुत मुख्तलिफ अंदाज में देख रहे हैं। गुड कॉप बैड कॉप के अलावा वो ये कह रहे हैं कि जी डेडलॉक इसलिए भी है क्योंकि एक अंदरूनी लड़ाई जो है वो मौजूद है और PMLN में एक ग्रुप है जो चाहता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएं। इस पर क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मेरा नहीं ख्याल है ऐसा कोई कभी कोई चाहता। क्यों चाहेगा? मतलब क्या इंटरेस्ट है कि जी शहबाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो जाएं? मतलब क्या इंटरेस्ट है? शहबाज शरीफ अगर मेरा ख्याल है जो PMLN से बाहर भी लोग हैं, PMLN के अंदर तो हैं ही हैं, कि जो समझते हैं कि अगर PMLN की अगर तकड़ी पोजीशन है, अगर पास्ट में PMLN के बारे में एक राय है कि जी PMLN पहले जो रेगुलर अदवार आए थे उसके 2013 से 2018 या उससे पहले 2 दफ़ा, तो उसमें अगर कोई किसी की वजह से बहुत पॉजिटिव एक इमेज है तो उसमें सरे फहरिस्त नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ का नाम है कि वो डिलीवरी के हवाले से, परफॉर्मेंस के हवाले से ही इज नोन। तो व्हाई वुड अ पार्टी के अंदर लोग ये भी कहते हैं स्टालवर्ट लाइक शहबाज शरीफ। पिछले हफ्ते मेरे पास अब्बासी साहब थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे, तो उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब चीज़ें और तरह देखते थे, शहबाज शरीफ साहब का वो एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने वफाक में कभी काम नहीं किया, उन्होंने सूबा ही जो है वो चलाया है, सूबा चलाना और वफाक चलाना मुख्तलिफ है, तो शहबाज शरीफ उन्होंने डिलीवर तो नहीं कर पा रहे। नहीं, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जाहिर सी बात है नवाज शरीफ साहब का चलाने का तरीका एक डिफरेंट था, उनकी डिफरेंट अप्रोच है, शहबाज शरीफ की डिफरेंट अप्रोच है, बिल्कुल दोनों मुख्तलिफ हैं और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे। जब वो एक चीफ मिनिस्टर थे और नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे, ये कॉम्बिनेशन जो था। अनफॉर्चुनेटली जो हालात हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग के तहत, उसमें नवाज शरीफ कुड नॉट प्ले अ पार्ट इन दिस
टेन्योर, और ये टेन्योर क्या है, ये तो ऑब्वियसली ये तो एक मुख्तलिफ और बहुत ही मुश्किल 1 साल रहा है उस हवाले से कि आपके 5 साल का जो दौरानिया है इस असेंबली का, उसके लास्ट 1.25 साल या 1.5 साल के लिए हम आए हैं, और उसमें भी जाहिर सी बात है जो चीज़ें जहाँ से हमने इनहेरिट की थी, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी डिलीवर करने की और हमने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है, लेकिन उसकी जो भी वजूहात हों, लेकिन इसमें कोई डिलीवर हो भी नहीं सकता था, क्योंकि जब आप हुकूमत में आते हैं विद अ 5 ईयर मैंडेट, तो जो चीज़ें आप जो स्टेप्स उठा सकते हैं जिससे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ़ायदे होते हैं अवाम के लिए, चाहे वो आप रिफॉर्म्स करें, चाहे आप कोई स्ट्रेटजिक प्लानिंग करें, वो तो आप 1 साल में नहीं कर सकते ना। आप कैसे कर सकते हैं? एक रोड नहीं बना सकते। और फिर IMF की तलवार ऊपर लटकी हुई है आपके। IMF In retrospect, it was a wrong decision. बहुत ये तो मेरा ख्याल है इसमें कुछ छुपाने की बात नहीं है। नो पर्सनली अगर आप मेरे से पूछें, और बहुत लोग थे, जिस आपने शाहिद खान अब्बासी की बात की थी, वो भी इवन मियां नवाज शरीफ भी चाहते थे कि इमीडिएटली इलेक्शंस में हमें जाना चाहिए। मरियम नवाज ने जब हमारी हुकूमत आ गई थी उसके बाद जलसों में भी ये कहा था कि हमें गन का टोकरा PTI का नहीं अपने सर पर उठाना चाहिए। तो लेकिन फिर इमरान खान साहब ने 25 की जो है 25 में अनाउंस कर दिया, और उसके बाद फिर हुकूमत करनी पड़ी आपको। जी नहीं, हम तो डिसॉल्व करने जा रहे थे। आपने बिल्कुल सही रेफरेंस किया कि इमरान खान हर चीज़ में सर फहरिस्त होते हैं तबाह करने में। तो अगर वो ना अनाउंस करते, जबकि उनको इंडिकेशन मिल गई थी 22 मई की शाम को जब वो अनाउंस कर रहे थे 25 मई का लॉन्ग मार्च, तो उनको ये हिंट मिल गई थी कि जी आप रुक जाएं, अनाउंस ना करें, दूसरे दिन डिसॉल्व होने जा रही हैं असेंबलीज। बट उनकी जो नेचर है, अग्रेसिव नेचर है, किसी बात को सुनना नहीं, देखना नहीं, कि भाई 24 घंटे अगर रुक जाते तो क्या फ़र्क पड़ता। तो उस वक्त इलेक्शन डिसॉल्व मई में अगर डिसॉल्व होती तो अगस्त 2022 में इलेक्शन हो जाते, और अभी जो भी पार्टी होती वो अपने गवर्न कर रही होती, तो वो नहीं हो सका। जाहिर सी बात है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन वो चले, मुल्क को तो ले डूबे वो डिसीजन, लेकिन आपकी पार्टी को सबसे ज्यादा उसमें जो है वो नुकसान हुआ है, उसको तो बहुत ही ज्यादा, यू बर्न्ट अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल कैपिटल बिकॉज ऑफ दैट। We did that and we knew, देखो ना, political capital is related to economic performance, economic delivery। मैंने जो कहा ना कि IMF प्रोग्राम का होने का मकसद एक होता है कि मुश्किल फैसले आपको करने पड़ेंगे जो कि अनपॉपुलर होंगे। मिसाल के तौर पर पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा। हमने एक दफ़ा 30 रुपए बढ़ाया आते ही, फिर 30 रुपए बढ़ाया, फिर 24 रुपए बढ़ाया। तो जब आप ये करेंगे और बिजली के नर्ख बढ़ाएंगे तो आवाम खुश तो नहीं होगी ना। तो वो पॉलिटिकल कैपिटल आप लूज करना शुरू कर देंगे, और ख़ास तौर पर फिर एक्सप्लेन करना कि देखें जी वो तो IMF प्रोग्राम है और ये तो PTI ने इनिशिएट किया था, और PTI ने फिर उसको रिवर्स कर दिया। वो फैसले जो उन्होंने करने थे वो नहीं किए और हमें मजबूरन आके करने। तो पीपल आर नॉट रेडी टू लिसन। वो कहते हैं भाई आप आए, आप किस लिए आए थे? आप डिलीवरी करने आए थे, आप डिलीवर करें और फिर जाएं जो भी करना है। तो अगर आप तो ये मुश्किल फैसले आज भी हम IMF के साथ, आपको पता है जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो कितने मुश्किल मुज़ाकरात हैं कि जी वो एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, फिर वो गोल पोस्ट शिफ्ट कर देते हैं। तो आई मीन यस, पॉलिटिकल कैपिटल वी हैव लॉस्ट। कहां खड़े हैं इस वक्त पे? सिंस यू स्पोकन अबाउट इट एंड यू आर सो वेल वर्स्ड विद द इकोनॉमी, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो हम कर नहीं सके अभी। हर कुछ दिन बाद डॉक्टर साहब कहते हैं बस अभी हुए तभी हुए, गए हुए भी वापस टीम को तकरीबन 2.5 माह हो चुके हैं। तो कहां खड़े हैं इस वक्त हम? नहीं, तकरीबन मेरा ख्याल वो एग्जैक्ट डेट थी उनकी 9 फरवरी को वो गए थे यहाँ से, और वो ऑलरेडी डिलेड नेगोशिएशंस थे। मतलब ये नेगोशिएशंस नवंबर के फर्स्ट वीक में कंक्लूड होने थे 9th रिव्यू के। तो आप सोचें कि फिर उसके बाद लेट शुरू हुए, जनवरी के एंड में शुरू हुए, फरवरी के 9 को वो चले गए, और फिर ये महसूस हुआ कि शायद चंद दिन में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। तो मेरा अपना जो ज़ाती ख्याल ये है कि आई डोंट थिंक सो अभी कोई ऐसे हम करीब हैं उसके स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के, क्योंकि अगर आपने सुना होगा उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं या IMF के, उन्होंने ये कहा है कि जी जो बजट है उसके जो अहदाफ हैं या जो भी हैं उसमें वो उनका बड़ा इंटरेस्ट है, और होना भी चाहिए। ज़ाहिर है IMF प्रोग्राम में अब हम हैं तो क्या करें।
तो वो अब इसका मतलब ये है ना कि गोल पोस्ट अब जून के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में बजट आना है। अब बजट में सिर्फ 2-3 फिगर्स तो होती नहीं है, बहुत सी फिगर्स होती हैं, बहुत सी चीजें होती हैं कि आपने मुल्क को कहाँ लेके जाना है, कितना फिस्कल डेफिसिट हो सकता है, रेवेन्यू कलेक्शन के हवाले से क्या अहदाफ रखे जाते हैं, अखराजात के हवाले से क्या अखराजात रखे जाते हैं, आपके अहदाफ रखे जाते हैं। तो जाहिर है IMF को सेटिस्फाई, तो ये भी बजट जो है वो IMF मैंडेटेड बजट होगा। मतलब इलेक्शन से चंद माह पहले अगर आप IMF मैंडेटेड बजट देंगे, उसके बाद आपने अवाम के पास जाना है, तो जाहिर है मुश्किलात तो लेकिन वो भी उस सूरत में जाहिर सी बात है जो मुश्किल फैसले होते हैं। लेकिन जुबैर साहब वो भी माजरत के साथ उस सूरत में कि अगर IMF, क्योंकि हमेशा बताया जाता था कि इस वक्त जो अगर महंगाई की शरह, उस वक्त ये कहा जाता था कि अगर नहीं होते मुज़ाकरात, तो अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं तो अगर 30% पे है तो वो ना, अगर मुज़ाकरात हों तो 40 से भी तजावुज़ कर सकते हैं। इस वक्त तो हालात ही और हैं। डार साहब बार बार ये कहते हैं कि जी वो होने जा रहे हैं। दैट मीन्स ग्राउंड रियलिटीज़ आप बिल्कुल मुख्तलिफ देख रहे हैं। इस वक्त भी आपको नहीं लग रहा कि हम कहीं करीब हैं उसके? मैं तो कल की स्टेटमेंट बता रहा हूँ जो IMF की कंट्री रिप्रेजेंटेटिव ने इशू की है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि जी हम बजट के अहदाफ के हवाले से हम बातचीत करेंगे, और उस लिहाज से तो उनका राइट भी बनता है, बिकॉज जाहिर है हम IMF प्रोग्राम में हैं, हमें उनसे पैसे चाहिए, हमने नहीं उनको पैसे देने। तो लोगों को ये समझना भी चाहिए कि ये कोई पाकिस्तान, ये कोई चॉइस नहीं है हमारे पास कि जिसमें हम कहें कि नहीं जी आप भाग जाएं, हम तो अपनी मर्जी से बजट बनाएंगे और हम वो बजट बनाएंगे जो हम समझेंगे। लेकिन आई एम सॉरी टू इंटरजेक्ट, क्या आपको लगता है कि इनिशियली डार साहब का रवैया भी थोड़ा ज़रा हॉकिश था? मतलब जिस तरह ये कहा जाता था कि सलीम मांडवी वाला साहब की जो है वो स्टेटमेंट आई कि लगता है कि डार साहब तो ऐसे जाते हैं जैसे IMF को शायद वो पैसे देने जा रहे हैं, ना कि मांगने जा रहे हैं। फिर डार साहब ने कहा आई डोंट केयर अबाउट द IMF। बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आई। हाउ डू यू सी दो स्टेटमेंट्स? डू यू थिंक दे ऑल्सो उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला है इसमें? अच्छा देखें, उसमें एक चीज़ है कि टू बी फेयर विद डार साहब, उन्होंने 2 दफ़ा इससे पहले IMF के साथ नेगोशिएट किया था और सक्सेसफुली नेगोशिएट किया था। जो 2013 से 2016 का प्रोग्राम था IMF का, जो कि ओनली IMF प्रोग्राम है, पाकिस्तान की 23 IMF के साथ जो भी हुए हैं नेगोशिएशंस या प्रोग्राम्स हुए हैं, उसमें सबसे सक्सेसफुल वो था जो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। 3 साल के अहदाफ जो भी IMF के साथ हमने एग्री किए थे, पूरे पैसे लिए और हमने वापस किए। तो वो जाहिर है वो डार साहब की सरप्राइज भी हुआ था, उनके पास वो एक्सपीरियंस था। 1998 में फॉलोइंग द न्यूक्लियर डेटोनेशन बड़ा सख्त मरहला था पाकिस्तान के लिए, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, वो उन्होंने ओवरसी किया था। तो जब किसी के पास ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं तो उनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि हम अपने जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनसे पहले अगर हम पैसे लेने में कामयाब, डॉलर्स लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर हमारे पर वो IMF का दबाव नहीं होगा नेगोशिएशंस में जो विदाउट गेटिंग दी मनी फ्रॉम आवर फ्रेंडली कंट्रीज़। लेकिन फ्रेंडली कंट्रीज़ का भी थोड़ा सा रवैया वो वाला नहीं था जो मेरा ख्याल है डार साहब समझे थे। दैट इज़ वाई वो हमारे पास जब वो नहीं हो सका, जो डार साहब एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो उन्होंने अनाउंस भी किया था कि सऊदी अरेबिया थोड़े से फ्रस्ट्रेट भी हो गए थे, ममालिक देने वाले, वो उन्होंने नहीं दिया। तो फिर उसके बाद वो वापस IMF के पास चले गए। IMF थोड़ा सा नाराज हो गया कि भाई आप क्या करने की कोशिश कर रहे थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट ये मैंने आपको बैकग्राउंड बताया कि इट वाज विद एन इंटेंट कि ताकि उसमें शराइत जो है IMF की कम से कम सख्त हों, ताकि बट वही चीजें जो जिसका ताना जो है वो PTI को मिला करता था कि देर कर दी उन्होंने, इधर डार साहब ने भी जो है देर करके काफ़ी चीज़ें, मतलब डॉलर जो स्टेबल करना था, डॉलर तो कहाँ 160-170 की डार साहब बात करते थे और अब कहाँ चला गया। तो वो चीज़ें तो हम सबके सामने। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जुबैर साहब, अब 14 को जो इलेक्शंस का कहा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, वो तो होते नज़र नहीं आ रहे। दैट्स राइटिंग ऑन द वॉल। साथ ही साथ अदालत भी ये कह रही है कि हम भी जो है इस फैसले पे बैठे नहीं रहेंगे और हम आइन का देखेंगे, आइन को बरूए कार लाएंगे, किस तरह करनी है चीज़ें। तो फिर कंटेम्प्ट के लिए रेडी हैं आप?
मेरा नहीं ख्याल है सुप्रीम कोर्ट उस हद तक जाएगी, कंटेम्प्ट की हद तक। और वो उसकी वजह ये है कि मेरा जो ये सारा मैसअप हुआ है ना, सारा जो मैसअप हुआ है, ये इसमें देखें, मैं तो बिल्कुल क्लियर पहले दिन भी था और आज भी कहता हूँ 90 डेज़ का रूल बड़ा क्लियर है और उसमें इलेक्शन होने थे। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बीच में कूद के सारी चीज़ को मुतनाज़ा बना दिया। उन्होंने वो चीज़ें करनी शुरू कर दी, वो कुछ कहना शुरू कर दिया, फिर बेंच की तश्कील जिस तरह से की गई, तोड़े गए, और जो भी हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस ही क्लियर नहीं थे तो फिर बाकी अवाम कैसे क्लियर हो सकती थी? लेकिन लेकिन आज चीफ जस्टिस ने जो रिमार्क्स दिए हैं, बिकॉज यू टॉकिंग अबाउट वो 4-3 वाला फैसला जो है, वो कह रहे हैं जी चीफ जस्टिस कहना था कि हुकूमत ने कभी फैसला हासिल करने की कोशिश ही नहीं की, आप 4-3 की बहस में लगे रहे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने असेंबली बहाल करने का नुक्ता उठाया था लेकिन हुकूमत की दिलचस्पी नहीं थी। आज की गुफ्तगू देख लें तो कोई फैसला कानून की बात पर नहीं होता। हुकूमत की संजीदगी ये है कि अभी तक नज़रसानी की दरख्वास्त दायर नहीं की। हुकूमत कानून में नहीं सियासत में दिलचस्पी दिखा रही है। जाहिर सी बात है, हम सियासतदान हैं तो सियासत ही करेंगे ना, लेकिन उसका जो कानून की तरफ लाने का जो तरीक़ेकार था वो चीफ जस्टिस साहब का, और वो ख़ासतौर पर 2-3 जजेस जो उनके क्लोज हैं उनका होना चाहिए था। जब एक पॉलिटिकल पार्टी इतनी ज़्यादा कंसर्न्ड है कि वो पूरा आपको आदाद शुमार, और सबसे बड़ी बात ये मारिया, ये जो आज हुआ है पिछले 1-1.5 महीने में सुप्रीम कोर्ट के साथ, दिस वॉज कमिंग बिकॉज जो 4 साल से सुप्रीम कोर्ट की जिस तरह से तरीक़ेकार था, जिस तरह से फैसले किए गए, जिस तरह से धज्जियाँ कानून की बखेरी गई, चाहे वो नवाज शरीफ का केस था पनामा में, या जिस तरह से मॉनिटरिंग जज को बनाया गया, इजाजुल हसन को, फिर हर केस में इजाजुल हसन, मुनीब और ये सारे थे बेहद एहतराम के साथ। लेकिन बात ये थी कि रिपीटेडली फिर जब झगड़ा इतना ज़्यादा हो गया, एक पार्लियामेंट खड़ी होगी, आपने फिर उन जजेस को बिठा दिया। फिर जब आपके अपने जजेस ने ये कहा कि 184(3) के तहत अभी ना रिव्यू किया जाए कोई भी केस, जब क्योंकि असेंबली ने एक पास कर दिया, जब तक उसका नहीं हो जाए, तो दूसरे दिन 6 रुकनी जो बेंच बनाया वो वही फिर जजेस वो सारे थे। नहीं, लेकिन सर उसमें चले आप बिल्कुल पॉलिटिशियंस हैं, आप बिल्कुल पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिक्स ही करेंगे, लेकिन साथ साथ ऑब्वियसली लॉ को भी देखना है, लॉ को फॉलो करना है। तो चीफ जस्टिस का ये कहना कि जी आपने फैसला भी हासिल करने की कोशिश नहीं की, रिव्यू में आप नहीं गए। आपको नहीं लगता अगर आप 4-3 की बहस लेके बैठे हुए तो आपको कम से कम रिव्यू में तो जाना चाहिए था इसके खिलाफ? नहीं, क्योंकि हम तो कह रहे थे 4 दिन का फैसला है, वो तो हमारे किसके रिव्यू में जाते? 4-3 का फैसला तो हमारे हक में था ना, तो फिर हम रिव्यू में क्यों जाते? हमारा तो कंटेंशन ये था कि हम इसलिए नहीं रिव्यू में जा रहे कि 3-2 का फैसला नहीं है, 4-3 का फैसला है। उसको तो मान ही नहीं रही अदालत, तो उसको 3-2 का चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे 3-2 का है। हाँ, बिल्कुल। उसका तो मारिया बड़ा आसान तरीका था ना, बहुत ही आसान तरीका था। वो उसको सबको क्लैरिफाई करने के लिए वो फुल कोर्ट बना देते, या वो बना देते, चले फुल कोर्ट ना बनाते तो 9 सीनियर मोस्ट जजेस का कोर्ट बना देते, ताकि उसमें जो भी आ जाता, एक कहने के लिए उनके पास एक असूल, एक प्रिंसिपल अप्लाई करते कि जी ये फुल कोर्ट नहीं है तो सीनियर मोस्ट 9 जजेस या सीनियर मोस्ट 7 जजेस का बेंच बना देते कि जी चले हम दोबारा इसको देख लेते। अब आप हर चीज़ में अगर आप वो चीज़ें करेंगे जिससे वो शक पैदा होता है जो हमें पहले दिन से पनामा के केस में हुआ कि जब आपने उसमें फैसला सुनाया, पनामा के केस पर नहीं, कोई फ्लैट्स के केस पर नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग पर नहीं, टैक्स एवेजन पर नहीं, किसी पर नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसे चीज पर बनाया जो पाकिस्तानी अकाउंटिंग कानून के बिल्कुल बरखिलाफ था। इस वजह से पाकिस्तानी कानून की, पाकिस्तान के इनकम टैक्स लॉ की नहीं रेफरेंस दिया, ब्लैक लॉ डिक्शनरी का रेफरेंस दिया लंदन का, जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं था पाकिस्तान से। और फिर उसके बाद आपने वो जो one of the 5 members थे, एक मॉनिटरिंग जज आपने लगा दी, वो सारी हमारे सामने। बट एक चीज़ बताइए, कलेक्टिवली इस वक्त नज़र ये आ रहा है कि पार्लियामेंट ने, बिकॉज ऑपोजिशन तो है नहीं वहाँ पर, ऑपोजिशन के बेंचेस भी जो हैं वो भी आपके साथ ही जो है वो इस वक्त नज़र आते हैं। कलेक्टिवली पार्लियामेंट ने सोच लिया कि हमने कोलिजन पाथ पर जो है वो जाना है, क्योंकि आज नूर आलम खान साहब ने भी जो बात की, उन्होंने कहा जी ऑडिट नहीं हुआ हुआ, 10 साल हो गए ऑडिट नहीं हुआ हुआ, प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को मैं बुलाऊंगा, और अगर वो नहीं सुप्रीम कोर्ट के, और अगर वो नहीं पेश होते तो फिर मैं उनके अरेस्ट वारंट्स जो है मैं जारी करूंगा। मतलब ये 10 साल में तो कितनी लोगों की हुकूमतें आई, किसी को आज तक ये ख्याल नहीं आया। अब ये नज़र आ रहा है कि आपने कोलिजन पाथ पे ही जाना है, 14 को इलेक्शन नहीं होना,
ये टिट फॉर टैट वाली सियासत नजर आ रही है इस वक्त। मैं आपको यही कह रहा था ना, दिस वाज कमिंग। अगर आप जब इतनी चीज़ें ख़राब करते चले जाएंगे, साकिब निसार को ले लें और दूसरे जो चीफ जस्टिस और दूसरे जजेस आए और उन्होंने जो भी फैसले दिए जिस तरह से दिए, जब आप ये कर रहे थे तो एक आपने विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया और पॉलिटिशियंस कूद गए और उन्होंने वो डिबेट का हिस्सा बना लिया और फिर सब कुछ सामने आना शुरू हो गया। तो ये चीज़ें अगर वो उनको इसकी सुप्रीम कोर्ट की परवाह होती तो एक तो हम फिर वो कहते हैं ना कि साकिब निसार वगैरह और ये सारे जजेस क्या सोच के बैठे थे कि दे विल गेट अवे विद ऑल ऑफ दिस लाइक अ मर्डर के वो करने के बाद उसके बाद कोई पूछेगा भी नहीं कि जी उनको नाअहल भी कर दिया, फिर उनको कहा ये पार्टी को भी नहीं नवाज शरीफ चला सकते। और आपने ऑपोजिशन का जिक्र किया, अगर ऑपोजिशन असूली तौर पर हुकूमत वक्त के साथ ट्रेजरी बेंचेस के साथ खड़ी है तो इसमें हमारा तो कसूर नहीं है। नूर आलम साहब अपने जो भी फैसले करते हैं या राजा रियाज करते हैं सो ऑन, तो वो एक आप हंस रही हैं, मतलब वो जो भी है तो वो मेरा ख्याल है कि वो तो उनका अपना फैसला है। आपको भी आ रही है इस वक्त क्योंकि आपको पता है किधर से नूर आलम साहब इस वक्त आपके साथ ही खड़े हुए हैं। राजा रियाज साहब एस्पिरेंट है टिकट के पीएमएलएन से। अगर साथ खड़े हो जाएं एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में, अगर तमाम पार्लियामेंट एक हो तो ये तो सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि जब पार्लियामेंट के इतने मेंबर्स एक साथ खड़े हो सकते हैं तो हम 15 मेंबर्स क्यों नहीं एक साथ खड़े हो सकते। तो बेसिकली फिर यही समझा जाए कि आप चाहते हैं कि कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स हो और उसके बाद हम जो है वो करें जो हम सुप्रीम कोर्ट के साथ करना चाहते हैं। नहीं, अच्छा मारिया ये नोट कर लेना, मारिया ओके लेट मी से इट, मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है नहीं होंगी बिकॉज उनको खुद पता है कि दिस विल बैकफायर। चले मुझे ऑन दैट नोट आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम, दिल बैकफायर। जुबैर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।